हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, तो स्मॉल ऑसिलेशंस का क्या मतलब होता है। जैसे हम सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम ये होता है और यहाँ पे जो एंगल बना रहा होता है ये, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन के साथ वो थीटा होता है। तो जो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो अगर ये थीटा स्मॉल है, ठीक है, अगर ये थीटा स्मॉल है तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसकी जो ऑसिलेशंस है वो बहुत ही कम रीजन में होंगी, तो इसे बोला जाता है स्मॉल ऑसिलेशन। अगर ये एंगल लार्ज होगा, सपोज कर लो यहाँ पे चला गया, इतना एंगल हो गया, तो अब देखो जो ये ऑसिलेशंस करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, लार्ज होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज ऑसिलेशन। अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ऑसिलेशन। अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे पूछा जाता है नॉर्मल मोड्स। तो नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसा मोड जिसमें सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं। The mode at which all the particles oscillate with the सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो मोड जिसमें सारे पार्टिकल्स हमारे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेंगे। ठीक है, अब ये मोड मीन्स इसको आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स का भी नेम दे सकते हो। ठीक है, इसको आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स का भी नेम दे सकते हो। अब अगर आप देखोगे मोड क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हम बोलते हैं मोड। जैसे मैं बोलूँ कि 2 से 4 ये एक सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, 2 से 4 तक ये एक सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो इसमें हमारे पास इस सेट को हम क्या बोलेंगे, मोड। तो इसमें हमारे पास कहाँ से कहाँ तक फ्रिक्वेंसी आ रही है, 2 से 4 तक फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो ऐसे एक सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हम बोलते हैं मोड। तो हमारे पास नॉर्मल मोड मीन्स जिसमें हमारे पास सारे पार्टिकल सेम फ्रिक्वेंसी से मूव करेंगे। अब अगर आप ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें एम्पलीट्यूड की भी बात होगी, फेस की भी बात होगी। तो एम्पलीट्यूड और फेस may और may not be same, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपके पास नॉर्मल मोड्स क्या हैं, जब पार्टिकल सारे एक ही फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हों। अब उसके बाद अगर हमने ये नॉर्मल मोड्स के फ्रीक्वेंसी निकालनी हो कि ये ऑसिलेशंस हो रही हैं, ये किस फ्रीक्वेंसी से हो रही हैं, कितना टाइम पीरियड ले रही हैं, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है v माइनस ओमेगा स्क्वायर t। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से ही हम सब कुछ निकालेंगे। अब यहाँ पे v कैप क्या है, ये हमारे पास पोटेंशियल की मैट्रिक्स है, पोटेंशियल मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स है, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, आप 3D में बात कर रहे हो, तो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 की लिखूँ तो V11, V12, V21, यहाँ पे V22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास पोटेंशियल की मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं, अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो V1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ Q1, ठीक है, जो हमारे पास Q1 होगा उसका कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखो Q1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है V11, और V22 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ Q2 स्क्वायर। V21 या फिर V12 क्या होगा, ये होगा 1/2
कोफिशिएंट ऑफ Q1 Q2, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी एग्जांपल से देखो, जैसे आपके पास पोटेंशियल ये गिवन है, ठीक है, Q1 का स्क्वायर बाय 2, Q2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस Q1 Q2। अगर हम यहाँ से देखें Q1 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1/2, यही है 1/2, ठीक है। तो V11 क्या है 1/2, 2 क्या है Q2 स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 2 क्या हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे देखो Q1 का कोफिशिएंट कितना है -1 और साथ में 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -1, तो -1/2। तो यहाँ से देखो V मैट्रिक्स क्या बन गई है 1/2 -1/2 -1/2 और 1/2, ठीक है। अब उसके बाद देखो सिमिलरली हमने V निकाला है, अब हम निकालेंगे T के लिए। तो T की मैट्रिक्स देखो क्या आएगी, T11 T12 T21 और T22, ठीक है। जैसे आपने ये लिखा है सिमिलरली आपने ये लिखना है, सिर्फ क्या चेंज आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल में कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, जैसे 1/2 m1 x1, यहाँ पे डॉट स्क्वायर आता है, मीन्स यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा T11, तो यहाँ पे आपने सिर्फ डॉट लगा देना है और कोई चेंज नहीं करना है। तो T11 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ Q1 डॉट स्क्वायर 1/2 या फिर 2/1 क्या होगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ Q12 डॉट, ठीक है। फिर 2 क्या हो जाएगा 2 कोफिशिएंट ऑफ Q2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे सब जगह डॉट लगा दिया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास T11 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है x1 डॉट स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 m1 है, T22 क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे Q1 Q2 डॉट वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा 1/2 m1 0 0 1/2 m1। तो ऐसे हम V मैट्रिक्स और T मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये है, ठीक है, कोई मास है, फर्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं, कोई 2 मासेस हैं, ठीक है, ये m1 मास है और ये m2 मास है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक स्प्रिंग से अटैच है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा K होगा। तो हमने पहले इसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसके लिए 1/2 m1। अब देखो ये जैसे मैंने इस मास को पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ खींच दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने इस मास को पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ खींच दिया, तो मास ये यहाँ पे आ गया, तो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो ये भी उस तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा m1, तो ये इस तरफ आ जाएगा m1, ठीक है। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। तो यहाँ पे ये इतना क्या होगा x1
ये हो जाएगा x2। तो x1 x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर इसकी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी x2 डॉट स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल स्प्रिंग का पोटेंशियल क्या होता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/2 k, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरफ गया है x2, ये कितना जाएगा x1, ठीक है। तो टोटल स्प्रिंग कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो x2 माइनस x1, ठीक है, जितना इनमें डिफरेंस होगा उतनी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो, 1/2 k x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2, ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1/2 x1 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल k x1 x2, ठीक है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब हमने क्या निकालनी है, ठीक है, हमने इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो अगर इसकी देखें तो क्या होती है v11 v12 v21 v22, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स हैं तो 2 क्रॉस 2 की आएगी। अब v11 क्या होता है, इसका कोफिशिएंट का इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 k, ठीक है। यहीं पे अगर हम लिखें v11 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, v22 इसका कोफिशिएंट, v12 या फिर v21 क्या हो जाएगा 1/2 इसका कोफिशिएंट कितना है -k, ठीक है। सिमिलरली आप इसके लिए भी लिख सकते हो, तो t11 इसका कोफिशिएंट 1/2 m1, t22 1/2 m2 और t12 इज इक्वल टू t21। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे तो है ही नहीं q1 x1 डॉट x2 डॉट वाली टर्म, तो ये 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन गया है -k/2 -k/2, ये आपके पास आ गया है k/2। t की क्या बन गई है मैट्रिक्स 1/2 m1 0 0 1/2 m2, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो पहले करते हैं सब्ट्रैक्शन 1/2 k -k/2 -k/2 k/2, ठीक है, माइनस ओमेगा ये वाली वैल्यू m1/2 0 0 m2/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k/2, ठीक है, -k/2 -k/2 k/2 मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो m1 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 0 0 m2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 0, सब्ट्रैक्शन करो इसकी तो क्या बनेगा तो अगर हम इसके बाद देखें यहाँ पे, ठीक है, तो k/2, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे -m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस k/2 -0, फिर हो जाएगा -k/2 -0, फिर हो जाएगा k/2 -m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के। अब उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, k/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे अच्छा m1 m2 है ना, m1 m2 m1, ठीक है, फिर k/2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस प्लस एक और माइनस आएगा k स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं k स्क्वायर बाई 4 माइनस
के एम टू ओमेगा स्क्वायर बाय 4 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के बाय 4 माइनस माइनस प्लस m1 m2 ओमेगा 4/4 माइनस के स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये बचा है, ठीक है। यहाँ से अब देखो m1 m2 ओमेगा 4/4 माइनस के, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, k/4 है, m1 प्लस m2 ओमेगा 4 यही आ जाएगा इक्वल टू 0, सॉरी ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ से देखो 4 कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा m1 m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस के m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा की वैल्यूज़ जा तो 0 आ सकती हैं, ठीक है, या फिर ये टर्म 0 हो सकती है। तो m1 m2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के m1 प्लस m2, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के m1 प्लस m2 बाय m1 m2। अब देखो एक हमारे पास रिड्यूस मास होता है, ठीक है। रिड्यूस मास क्या होता है, इसको हम लिखते हैं m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ये क्या है, रिड्यूस्ड मास, ठीक है, रिड्यूस्ड मास। तो ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख दूंगी ये, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय न्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम किसी की भी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में क्या आ सकता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है आपने, ठीक है। तो ऐसे आपने सिर्फ एक इक्वेशन को यूज़ करके किसी की भी आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। तो अगर आपने वो इक्वेशन को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है।